साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको सारी इन्फॉर्मेशन समय पे दे दी जाती है और यहाँ पर जो रिसेंट नोटिस आई थी, वो आपका सीएसआईआर का था, जो कि 17 तारीख को पेपर निर्धारित कर दिया गया है। ये आप जान गए हैं सीएसआईआर जो कि आपका 17 तारीख को होने वाला है और आईसीएमआर जो है, वो आपका 23 तारीख को होने वाला है। तो हालाँकि हम जिस चीज़ को लेके चल रहे थे, उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। कुछ पीवाईक्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? और इस तरीके की जो छोटी-मोटी सीरीज़ है, अब यहाँ पे आपको कुछ पीवाईक्यूज़ और कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के लास्ट मोमेंट मैं आपको दूँगा, ताकि आप कुछ ऐसे क्वेश्चन्स को सॉल्व कर सको जिससे आपके नंबर बढ़ जाएँ। अगर वो एग्ज़ाम में आपसे मुलाकात हो जाती है, तो अब के लिए जो आगे के जो 1 हफ्ते का जो हमारा टारगेट होगा, वो केवल यही होगा। इसके अलावा मान के चलिए, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा या जो कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड मुझे आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी होगी, मतलब आपको कैसे वहाँ पे अप्रोच रखना है, कुछ स्ट्रैटेजी या कैसे वहाँ पे आपको कार्य करना है, तो उसके रिगार्डिंग आपको 14 से 15 के बीच में आपको मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा, जिसको आप देख सकते हैं। और उसके अलावा अब कोई बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाने का या कुछ करने का मतलब है नहीं, ठीक है? तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ाई करिए। हालाँकि जिस चीज़ में आपका विश्वास है, अगर आप पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करके अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है, तो आप उसको करिए, ठीक है? और अगर आपको मैक्सिमम पढ़ाई करके कॉन्फिडेंस आता है, तो आप उसको करिए, ठीक है? ये अपने-अपने सबके मतलब विश्वास है, ठीक है? हालाँकि मैं पीवाईक्यूज़ पे पर्सनली उतना बिलीव नहीं करता हूँ, बट ठीक है, अगर आपको जो भी समझ में आता है, ठीक है? जो भी अप्रोच आपको अच्छी लगे, वो कीजिए। बस अल्टीमेटली जो हमारा एम है, वो आपका पढ़ाई होना चाहिए, क्योंकि मैं बार-बार बोलता हूँ, लास्ट मोमेंट पे रिवीज़न जो है, वो सबसे बड़ा खेल है, ठीक है? क्योंकि अगर रिवीज़न नहीं होगा, तो मैं आज बहुत ही बड़ी बात आपसे बोल रहा हूँ कि आप ये भी मत समझिए कि अगर एग्ज़ाम में मुझको बैठाल देंगे, तो क्या मैं भी पूरे कर लूँगा? ऐसा नहीं, अगर मैं भी खेलूँगा, इधर-उधर घूमूँ टहलूँगा और एग्ज़ाम में जाके मैं पेपर दूँगा, तो मेरी भी परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, चाहे मुझे कितना भी नॉलेज हो, ठीक है? तो ये चीज़ जो होता है, वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ये आपका की पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है? तो इतनी बिंदास और सही खरी बातें आपको कहीं पर नहीं मिलेंगी। तो अब जैसा कि हम आपसे काफ़ी ज़्यादा अ, मतलब बातों को हम शेयर कर रहे हैं, तो अपने अनुभव के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, मानना ना मानना आपके ऊपर है, ठीक है? तो अब यहाँ से आपको इतनी बातें क्लियर हो गई हैं, जो कि 1 हफ्ता जो आपका लास्ट का दिन है, उसको आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आप अपने चीज़ों को रिवाइज़ करने में लगाइए, ठीक है? बाकी अब नई चीज़ें पढ़ने का समय नहीं है, जितनी चीज़ें आपने आज तक पढ़ी है, उतने ज्ञान को समेटने का प्रयास कीजिए, ठीक है? तो होपफुली यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम यहाँ पे चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर, जो कि आईसीएमआर 2019 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊँगा। बेसिकली ये आपके आईसीएमआर 2019 का पेपर का सॉल्यूशन होगा एक तरफ से। तो ये आपके सेक्शन ए के क्वेश्चन है, जो कि आपको क्वेरी रहती है। तो हालाँकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, द नोबेल प्राइज़ सॉरी 1 सेकंड, कुछ प्रॉब्लम हुई है। ये क्या हो गया? ठीक है, हाँ। तो ख़ैर यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन था, वो आपका नोबेल प्राइज़ को लेकर था कि गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम किस साल में दिया गया, ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन जो डिराइव्ड हुआ है, ये ऐसे जो आप सोचते हैं कि ऐसे ही पूछ लिया जाता है, ऐसे नहीं पूछा जाता है, ठीक है? ये जो चार्ट मैंने लगाया है, ये कहीं गूगल का चार्ट नहीं है, ये आपके क्यूबे बुक का चार्ट है। तो इसी वजह से जब आप पढ़ाई करिए, तो अपने दिमाग को खोलकर पढ़ाई करना बहुत आवश्यक होता है। और ये क्यूबे में आप जाएँगे, तो ये आपको चैप्टर 1 में ही मिल जाएगा, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बात किया है। तो वहीं पर ये चार्ट दिया है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हालाँकि उन्होंने इम्यूनोलॉजिकल रिसर्च के टर्म में बात किया है, तो किस ईयर से नोबेल प्राइज़ देना स्टार्ट हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला नोबेल प्राइज़ है, वो 1901 में दिया गया था। और ये जो साइंटिस्ट हैं आपके एमएल वॉन बेहरिंग हैं, ठीक है? इनके बारे में हमने बात की थी वैक्सीन के चैप्टर में, आप जाओगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बेसिकली इन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इन्होंने कार्य किया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। सीरम एंटीटॉक्सिन डेवलप किया था और जर्मन साइंटिस्ट थे, राइट? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी हो गई है, तो यहाँ से इस चार्ट से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 1901 जो है, वो इसका करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है? हालाँकि इन्होंने ऑप्शन भी बहुत अच्छा सेट किया था, हालाँकि कॉमन सेंस आप लगाएँगे तो 1911, 21 तक तो आपको शायद ऐसा कॉमन सेंस में आ जाना चाहिए कि शायद इतनी देर में तो नहीं हुआ होगा, बट ये 1900 और 1901 करके इन्होंने बहुत तगड़ा कन्फ्यूज़ किया था, ठीक है? बट जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो 1901 बनेगा। और ये आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका जो आईसीएमआर का जो वेबसाइट पे अगर आप जाएँगे, तो जो वहाँ पे सैंपल पेपर दिया हुआ है, वहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन। तो लुक मोंटेजनर एंड रॉबर्ट गैलो आर द को-डिस्कवरर ऑफ द फॉलोइंग वायरस। तो आप इनको इस चार्ट में अगर आप देखेंगे, तो ये आपको दिखेंगे इस नंबर पे, लुक मोंटेजनर, ठीक है? ये आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। बेसिकली इन्होंने क्या कार्य किया था, ये एचआईवी की डिस्कवरी के लिए इन्वॉल्व थे, ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका एचआईवी हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से थे, बाकी चीज़ों को याद कर लीजिएगा, एक बार इस चार्ट को पढ़ लीजिएगा। इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के नेम मैं आपको एक बार वापस से रिकॉल करा देता हूँ। रॉबर्ट कोच को आपको याद रखना है, कोच पोस्टुलेट इन्होंने दिया था। मैचिनकॉफ ये भी आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है जिन्होंने फैगोसाइटोसिस जो आप पढ़ते हैं उसको डिस्कवर किया था, ठीक है? इसके अलावा कार्ल लैंडस्टीनर का नाम बहुत पूछा जाता है जो आपके ह्यूमन ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था, ठीक है? बाकी तो सारे ही इम्पोर्टेंट नाम हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी ये बेंसन एंड येलो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नाम है जो डेवलपमेंट ऑफ रिया टेक्निक किया था इन्होंने, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए यहाँ से लेकर जाएँगे। और माइलस्टीन एंड कोहलर ये तो आपको बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि आपके मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के इनको कह सकते हैं, फादर कह सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए वो आप बोल सकते हैं, ठीक है? और ये आपके मोंटेजेनर थे। तो यहाँ से एटलीस्ट आप इतने नाम को समेट कर जाएँगे, ठीक है? और बाकी अगर आपकी क्षमता है तो एक बार इस चीज़ों को रीड आउट कर लीजिएगा, थोड़े ईयर्स भी देख लीजिएगा। और ये जो आपका माइलस्टीन एंड कोहलर का है, इनकी जो ईयर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व करा दिया है। बाकी नोबेल प्राइज़ के रिगार्डिंग जैसा कि अगर आप 2020 का पेपर उठाएँगे या 2021 का पेपर उठाएँगे या उसके पहले अगर आप 2018 का देखेंगे, तो ये रिसेंट में किसको नोबेल प्राइज़ मिला है, उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, बहुत ही आसान है, गूगल पे आप सर्च कीजिएगा नोबेल प्राइज़ की, इधर-उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा नोबेल प्राइज़ जो ऑफ़िशियल साइट है, आप वहाँ पे जाइएगा और एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है? कि किसको-किसको दिया गया है 2020 में, हालाँकि शायद इस साल तो अभी कुछ ऐसा नहीं इवेंट हुआ है, ठीक है? बट जो आपके पिछले 2 साल्स में किसको-किसको दिया गया है, उसको याद रखिएगा। क्राइस्पर-कैस्प वाली स्टोरी याद रखिएगा, वो साइंटिस्ट का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इस तरीके से जो आपकी आधुनिकता में क्या चीज़ें हो रही हैं, उसको भी आपको समझना और देखना बहुत आवश्यक है, ठीक है? तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, ये आपका आईसीएमआर के क्वेश्चन में पूछा गया 2019 में, जो कि मैंने आज जब आपको फ्रैप और फ्रैट पढ़ाया, वहाँ पे मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था। एक बार वापस से देख लेते हैं। मॉलिक्यूल एब्ज़ॉर्ब लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड कंटिन्यू टू एमिट द लाइट ऑफ हायर वेवलेंथ फॉर अ सबस्टेनियल टाइम आफ्टर एक्साइटेशन। तो इस फिनोमेना को क्या कहेंगे? तो ये जिस बच्चे का भी पेपर है, इसने फास्फोरेसेंस लगाया है, ये इसका गलत आंसर है। अब आप कहेंगे कि गलत क्यों? सॉरी, फास्फोरेसेंस जो है ये इसका सही आंसर है। अगर आप इसको फ्लोरेसेंस देखते हैं तो वो इसका गलत आंसर होगा, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि ये आपका जो फास्फोरेसेंस होता है उसमें क्या होता है कि वो लो यही कॉन्सेप्ट होता है, लो वेवलेंथ की लाइट को एब्ज़ॉर्ब करेगा और हाई वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है, एमिट करता है, यही कॉन्सेप्ट होता है। ये आपका कॉन्सेप्ट जो चलता है, ये आपका फ्लोरेसेंस के रिगार्डिंग चलता है। लेकिन जब यही चीज़ जब ये एमिट करता है और कुछ टाइम के लिए, ये उस चीज़ को क्या करता है, सस्टेन करता है। मतलब आपका ये प्रोसेस हुआ, फोटॉन पड़ा, मान लीजिए कि फोटॉन के फॉर्म में एनर्जी पड़ती है, फोटॉन पड़ा, ये एक्साइट हुआ, ये अपनी चीज़ों को एमिट किया, लेकिन ये एमिट करते-करते थोड़ी देर तक सस्टेन है, मतलब थोड़ी देर तक ये एमिट कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम फास्फोरेसेंस बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका फास्फोरेसेंस होगा। फ्लोरेसेंस पे आप कन्फ्यूज़ होंगे, तो फ्लोरेसेंस आपको नहीं लगाना है, बाकी केमियोलुमिनेसेंस नहीं होगा और क्लिनिकाउ रेडिएशन नहीं होगा। ठीक है? दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, रेड लाइट इज़ यूज्ड फॉर द सिग्नल बिकॉज़ इट हैज़, तो ये भी मैंने आपको बता रखा है, जब मैंने आपको फैक्ट्स पढ़ाया वहाँ पे बताया। कॉमन चीज़ है, फिब-गियोर याद रखेंगे, ठीक है? ये जो भी होता है सीक्वेंस तो ये चलता है, तो रेड की जो होती है इस सीक्वेंस में जाएँगे तो वेवलेंथ जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है? इस सीक्वेंस में वेवलेंथ आपकी बढ़ेगी और वेवलेंथ जो होता है वो एनर्जी के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो लॉन्ग वेवलेंथ होगा। अगर नेक्स्ट टाइम अगर ये कुछ डिराइव कर सकते हैं, अगर आपसे एनर्जी के रेफरेंस में पूछेंगे कि रेड लाइट को क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो आंसर बनेगा उसमें एनर्जी जो होती है वो कम होती है,
ठीक है? तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बाकी थोड़ा-सा इस पार्ट को आप ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी ये फ्रीक्वेंसी टर्म को पढ़ लीजिएगा, इंटेंसिटी पढ़ लीजिएगा, अगर आपके पास कोई बुक्स अवेलेबल है तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, राइट? फिर इसके बाद इन्होंने सेक्शन ए में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा, व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल पॉलीमर इन द पेपर? तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कागज़ की बात की जा रही है, किसका पॉलीमर है? तो जैसा कि आप देखते हैं, अगर आप दैनिक जीवन में भी अगर आप यूज़ करते हैं, ठीक है? तो जब आप पेपर को फाड़ के फेंक देते हैं, तो आपके आस-पास जो थोड़े से अवेयर लोग होते हैं, वो आपको यही सलाह देते हैं कि आपने कागज़ आपको नहीं फाड़ना चाहिए। ठीक है? क्यों नहीं फाड़ना चाहिए? क्योंकि जो कागज़ बना हुआ है, ये पेड़ से बना हुआ है और ये पेड़ जब कटते हैं, तो उसके बाद ये प्रोसेस से बनते हैं। तो इसी वजह से आपको शिक्षा दी जाती है, तो वही शिक्षा आपको यहाँ पे काम आएगी। तो यहाँ पे जो आपको लगाना था आंसर, तो यानी कि प्लांट की बात आ रही है, तो प्लांट में जो ये जो पॉलीमर होता है, ये आपका सेलुलोज़ का पॉलीमर होता है। इसके अलावा स्टार्च को मैंने उसी दिन आपको एक्सप्लेन कर दिया था पिछले लेक्चर में। ग्रेफ़ाइट भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि आपका कार्बन का क्या है, एलाट्रॉप है, जिसमें कार ग्रेफ़ाइट हो जाएगा और डायमंड आ जाएगा, ठीक है? डायमंड में आपका sp3 होता है, ये आपका sp2 होता है, ग्रेफ़ाइट आपके पेंसिल की नोक में होती है, इसको याद रखिएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपके क्या है, एलाट्रॉप हैं, कार्बन के एलाट्रॉप हैं, ठीक है? मतलब एक हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने की वजह से इन दोनों की चीज़ों में वेरिएशन आ जाता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया, व्हिच डिजीज़ हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड? कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो वर्ल्ड से इरेडिकेट कर दी गई है? इरेडिकेट का मतलब होता है खत्म कर देना। तो ये मैंने आपको जब वैक्सीन का चैप्टर मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, बाकी इसको वापस से रिकॉल कर लीजिए। तो ये जो करेक्ट आंसर है, ये आपका स्मॉल पॉक्स होता है, जो कि पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट कर दिया गया है। कॉमन सेंस लगाएँगे तो आप चिकन पॉक्स से फ़ैमिलियर होंगे, जो कि आप देखते हैं कि अभी भी जो माताजी वगैरह निकलती हैं, वो चिकन पॉक्स ही उसको बोला जाता है, ठीक है? तो वो अभी भी होता है, ठीक है? तो इस वजह से चिकन पॉक्स नहीं होगा आंसर। पोलियो के भी केसेस आपको देखने को मिलते हैं, बाकी पोलियो का जब भी नाम आएगा, तो वैक्सीन के चैप्टर में मैंने आपको साक और सेबिन बताया है, इसको याद रखिएगा, ठीक है? साक जो था, ये आपका किल्ड टाइप वैक्सीन है, तुरंत याद आ जाना चाहिए, ये आपका लाइव एटेन्यूएटेड है। इसके अलावा पोलियो का जो आपका वायरस होता है, वो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और ऐसा ही वायरस आपका एचआईवी का होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पोलियो और एचआईवी के वायरस में क्या सिमिलैरिटी है, तो दोनों ही आपके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं, राइट? तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। बाकी इन्होंने एक ऑप्शन बहुत अच्छा दिया था, गिनिया वर्म डिजीज़। तो ये जो होता है, ये आपका समझा देता हूँ मैं, ये क्या है, ये आपका ड्रैगनकुलस मेनिंडाइसिस होता है। इट इज़ कॉमनली नोन एज़ ए गिनिया वर्म इसको बोलते हैं। इट अकर इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द मैन, द टॉक्सिक सिक्रीशन ऑफ द पैरासाइट कॉज़ ब्लिस्टर ऑफ द स्किन करता है। ये आपका डाइजेनेटिक होता है। द प्राइमरी होस्ट जो होता है, इसका ह्यूमन होता है। सेकेंडरी होस्ट जो होता है, साइक्लॉप्स होता है, जो कि वाटर फ्लिया बोलते हैं। सेक्स जो होते हैं, डाइमॉर्फिज्म यहाँ पे देखने को मिलता है, सेपरेट होते हैं। फीमेल जो होती है वो लॉन्ग होती है। द पैरासाइट कॉज इचिंग, डायरिया, फलाना-ढमकाना ये करता है। इसके अलावा गिनिया वर्म जो है, ये कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया है भारत से। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट टाइम अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन-सी ऐसी डिज़ीज़ है जो भारत से इरेडिकेट कर दी गई है, मतलब खत्म कर दी गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, तब जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा, वो आपका गिनिया वर्म होगा। ठीक है? बाकी इसमें आपको ये याद रखना है, ठीक है? एक मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ, ये यहाँ पे याद आई है, ठीक है? और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, हाँ, जो मैं तभी इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं बताना भूल गया कि आप मतलब पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैंने ये बात पहले भी बोल रखी है और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मुझे खुद नहीं पता है कि मैं किस में क्या बोलूँगा। मतलब मैं जब स्टार्ट करता हूँ तो मैं उसमें बहुत चीज़ें कनेक्टेड होती जाती हैं, तो मैं उसको बोलता जाता हूँ। अगर आप स्किप करके देखेंगे या कोई भी चीज़ अगर आप छोड़ के देखेंगे, तो उसमें आप ही का नुकसान होगा। तो इस वजह से लास्ट मोमेंट है, अगर आप सीरियस हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए, और ये आपका मैं रिवीजन करा रहा हूँ, जिससे आपको सारी चीज़ें एक जगह पे देखने को मिलेगी, ठीक है? ये बार-बार मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है? तो ये आपके लिए है, जो आप हर वीडियो में फ़ॉलो कीजिएगा, ठीक है? ये हमारी आपसे अपेक्षा है। तो मैं कहाँ पर था? हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला था, एक लिख लीजिएगा डीडब्ल्यूडी, ठीक है? डीडब्ल्यूडी याद रखिएगा, ये आपका क्या हो गया, ड्रैगनकुलस हो गया, ठीक है? ड्रैगनकुलस ये जो स्पीशीज़ का नाम है, और वुचेरिया हो गया, जो कि आपका फाइलेरिया कॉज़ करता था, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी हो गया, और डी से क्या हो गया, डाइजेनेटिक हो गया, ठीक है? तो जब आप एस्क्लेमेंथिस फैमिली में जाते हैं, तो बाकी सब आपको वैसे मिलेंगे, लेकिन ये 2 स्पीशीज़ जो होते हैं, ये आपको डाइजेनेटिक मिलते हैं, जिनको अपनी लाइफ़ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की आवश्यकता होती है। तो ये आपको याद रहेगा, डीडब्ल्यूडी याद रखिएगा, ड्रैगनकुलस, वुचेरिया, डाइजेनेटिक, ठीक है? तो ये आपका इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके शेयर की। इसके बाद सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था।
हू परफॉर्म द वर्ल्ड्स फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैसे आपको ट्रेस करना है। सबसे पहली बात आपको जो ट्रेस करना है, जैसे कि मैंने अभी पिछला चार्ट आपको दिखाया, जिसपे मैंने आपको रॉबर्ट कोच का नाम दिखाया। मैंने क्यों कहा कि वो इतना इम्पोर्टेंट ये सब साइंटिस्ट हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये आईसीएमआर के दिमाग में है या किसी भी एग्ज़ाम के एजेंसी के दिमाग में है कि अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो कोच पोस्टुलेट इन्होंने दिया था। एग्ज़ाम में पूछते हैं कि ये कोच पोस्टुलेट क्या था? तो ये सारी चीज़ें एक आपका माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है, इसको भी थोड़ा-सा देख लीजिएगा। विलियम हार्वे को भी मैंने आपको दिखाया, जिनका ब्लड सर्कुलेशन से रिलेशन था, ठीक है? जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी थी। तो अब आपके पास केवल 2 साइंटिस्ट बचते हैं, डॉक्टर वेणुगोपाल और क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो हालाँकि थोड़ा-सा भी कॉमन सेंस लगाएँगे तो वर्ल्ड की बात की जा रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको बर्नार्ड पे टिक करना चाहिए। और अगर आपसे इंडिया में पूछता है किसने फर्स्ट हार्ट सर्जरी की थी, तो वो डॉक्टर वेणुगोपाल थे। तो अगर आपसे पूछता है भारत में किसने सबसे पहले हार्ट सर्जरी की है, तो डॉक्टर वेणुगोपाल ने की है, राइट? फिर इसके बाद इन्होंने और क्वेश्चन आपसे पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? कौन सा मिक्सचर नहीं है, समझ रहे हैं? तो ये आपका केमिस्ट्री पार्ट का क्वेश्चन है जो आप पढ़ते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे ग्लास जो होता है ये आपका मिक्सचर होता है, स्टील भी जो होता है ये आपका मिक्सचर होता है, ठीक है? एल्युमिनियम ये आपका मेटल आंसर है, ठीक है? आपका मेटल ही तो है एल्युमिनियम, ठीक है? आप जब आप पढ़ते हैं टेबल पीरियोडिक टेबल तो वहाँ पे आपको एल्युमिनियम मिलता है। और ग्रेफाइट जो होता है ये आपका मिक्सचर नहीं है, ये आपका क्या था मैंने क्या बताया आपका एलोट्रॉप है, ठीक है? क्योंकि है तो ये कार्बन का ही स्वरूप है, बस इसमें हाइब्रिडाइजेशन ही तो चेंज हुई है। तो इसमें इस बच्चे ने ग्रेफाइट टिक किया है, हालाँकि जब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एंड तक दी जाएगी। तो यहाँ पर जब इसका फाइनल आंसर की आया, ठीक है? फाइनल आंसर की जब इस पेपर की निकाली गई, तो आईसीएमआर ने ग्रेफाइट को भी ट्रू माना, एल्युमिनियम को भी ट्रू माना। तो इसका जो करेक्ट आंसर था 2 और 4 दोनों थे। ठीक है? फिर इसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अवर नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन February 22 टू ऑनर व्हिच साइंटिस्ट? तो ये आपको पता है साइंस डे हम मनाते हैं, किसके लिए मनाते हैं? तो सर सीवी रमन के लिए मनाते हैं, इसको याद रखिएगा। बाकी जितने भी डेज़ आपको मिले, ठीक है? उन सबको याद करके जाइएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जैसे आपका 5 जून हो गया, ये आपका होमवर्क है, बहुत छोटी चीज़ें हैं, मुझे बताना नहीं है। 11 जुलाई हो गया, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओज़ोन डे हो गया, ये आपका कब मनाया जाता है, इसको पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा आपका हिरोशिमा, नागासाकी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्म में आता है एग्ज़ाम में, ठीक है? तो ऐसे करके जितने डेज़ हैं उनको आप अपने टिप्स पे रट के तभी एग्ज़ाम में एंटर करेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विटामिन से पूछा गया है, ये चार्ट भी मैं कोशिश करूँगा एग्ज़ाम से पहले मैं आपको अवेलेबल करा दूँ। तो कौन-सा विटामिन है जो एनिमल प्रोडक्ट में नहीं पाया जाता है, ठीक है? सॉरी व्हिच विटामिन इज़ ओनली फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ से 4 ऑप्शन दिए थे। विटामिन सी तो आपका क्रॉस ही हो गया क्योंकि आप प्लांट से करते हैं। लेमन वगैरह जो आपका होता है, ऑरेंज है, लेमन है, तो ये क्या है? प्लांट प्रोडक्ट ही तो है। तो यानी कि ये प्लांट से होता है, ये कट गया। विटामिन ए आपका क्या होता है? रेडिश, पपाया यही तो होता है। ठीक है? तो ये ऑप्शन आपका कट गया, ठीक है? बी3 आप जाके देखेंगे तो ये आपका नट्स वगैरह में पाया जाता है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका विटामिन बी12 बनेगा क्योंकि केवल एनिमल प्रोडक्ट से ही आपको मिल सकता है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाकी घबराना नहीं है, इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट विटामिन्स का वीडियो आपके 23 तारीख से पहले आपको मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आपको इसका फिगर जो होगा वो आपको लक्ष्य जेआरएफ चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो उस चैनल को भी आप जॉइन कर लीजिए, ठीक है? फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट एंटीसेप्टिक ड्यूरिंग फर्स्ट यूज एंटीसेप्टिक सर्जरी का किसने यूज किया, ठीक है? तो इसीलिए कहते हैं कि एग्जाम मतलब अगर आपको दुनियादारी नहीं पता है, अगर आपने बाकी चीजों के बारे में जानते हैं तो ऑप्शन को आप ट्रेस कर लेंगे। कैसे ट्रेस कर लेंगे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कहाँ से नाम आएगा? एंटीबायोटिक से आएगा नाम, ठीक है? इन्होंने एंटीबायोटिक किया था, पेनिसिलिन किया था, पूरी स्टोरी जो है वो आप याद कर लीजिएगा। लुईस पास्चर, मेरे ही वीडियो में मैंने इनका पूरा बता रखा है। एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मतलब बहुत सारी डिस्कवरीज़ किया था। रेबीज़ के खिलाफ वैक्सीन बनाया था, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है? इसके अलावा बहुत सारी और भी इन्होंने कार्य किए हैं, पास्चराइज़ेशन मिल्क जो आप देखते हैं, वो सारी चीज़ें इन्हीं की देन है, तो वो वीडियो में आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा ये आपका रोनाल्ड रॉस जो हैं, हालाँकि ये शायद आप नहीं फ़ैमिलियर होंगे, ये आपके मलेरिया की डिस्कवरी से फ़ैमिलियर हैं, जिन्होंने प्लाज़्मोडियम को डिस्कवर किया था और मतलब प्लाज़्मोडियम और मॉस्क्विटो का क्या रिलेशन है, उसको इन्होंने देखा था। तो इसमें जो आपके लिए जो नए साइंटिस्ट मिलेंगे आपको, जोसेफ लिस्टर हैं, तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएँगे, वो जोसेफ लिस्टर हो जाएँगे। फिर पूछा गया, व्हिच इज़ द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल?
ठीक है? अब यहाँ पे देखिए आप बड़ा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपसे सीधा नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पे क्या था कि आपसे सेल्स पूछा जा रहा था, लार्जेस्ट पूछा जा रहा था, तो आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा ही तो पढ़ते थे। अगर आप बहुत ही मैं मतलब देसी भाषा में आपको बता रहा हूँ, तो लार्जेस्ट ह्यूमन सेल जब आपसे पूछा जाएगा तो वो जो होती है तो वहाँ का क्या है? एग सेल्स ही तो था। लेकिन भाई अब आप बड़े पेपर दे रहे हो तो एग वेग नहीं पूछा जाएगा, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके इन्होंने जो ऑप्शन दिया वो आपको ओवम दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ओवम बन जाएगा। लीवर क्या है? ये भी याद रखिएगा। लीवर जो है ये आपकी लार्जेस्ट क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है? ये याद रखिएगा लीवर जो है वो आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसके अलावा लार्जेस्ट एंडोक्राइन जो होती है वो आपकी क्या होती है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन आपकी ग्लैंड जो होती है वो थाइमस होती है। ठीक है? तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा और स्किन जो होती है अगर आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? तब जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो स्किन बनेगा। ठीक है? तो इतनी चीज़ों को समेट कर जाइएगा। ठीक है? लीवर, ओवम, स्प्लीन ऐसे ऑप्शन में नहीं दिया था, फँसाने के लिए ही दिया था और इसके अलावा स्प्लीन जो कि आपका ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होता है, ये तो आपको भूलना ही नहीं है। ठीक है? और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का एग्जाम्पल है। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था करंट ज्योग्राफिकल एज इन व्हिच ह्यूमन एक्टिविटी ठीक है? तो यहाँ पे दुनियादारी अगर आपको नहीं पता है, अगर आप जब थोड़ा बहुत भी अगर आप इकोलॉजी पढ़ते हैं या पॉल्यूशन आप पढ़ते हैं, तो जो मैन मेड पॉल्यूशन होता है, ठीक है? पॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, अगर वैसे तो बहुत होते हैं, आपके नॉइज़ होते हैं, एयर पॉल्यूशन होते हैं, बट अगर 2 तरीके में बेसिकली क्लासिफाई किया जाए तो आपका एक मैन मेड होता है और एक आपका नेचुरल होता है, ठीक है? तो जो मैन मेड पोल्यूशन मतलब होता है, उसका जो टेक्निकल वर्ड होता है उसका जो टेक्निकल वर्ड होता है वो एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? मतलब कोई भी एक्टिविटी जो मैन मेड होती है उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको एंथ्रो होता है। तो एंथ्रो से क्या लगा लेंगे? एंथ्रोपोसिन लगा देंगे, ठीक है? तो इस तरीके से रहेगा, आपको ट्रेस करना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया हु कॉइन्ड द टर्म ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड रिसेसिव ठीक है? तो अब यहाँ पे ऑप्शंस आप देखेंगे तो मैरी क्यूरी ये तो आपके रेडियो एक्टिविटी के लिए थी, मैरी क्यूरी याद है ना? ठीक है? बाकी इनको याद रखिएगा, इनको शायद 2 या 3 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। मतलब शायद अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम नोबेल प्राइज़ किसको मिला था, तो क्यूरी फैमिली था। ये शायद मैंने अपने लक्ष्य जेआरएफ पे पोस्ट भी किया है। तो ये एक ऐसी फैमिली मेंबर है जहाँ पे इनको 2 बार शायद 2 बार देख लीजिएगा, मतलब ऐसा ही है कि ज़्यादा नोबेल प्राइज़ किस फैमिली में गया है, तो क्यूरी फैमिली में गया है। बाकी लिस्टर यहाँ से क्लियर हो गए। जोसेफ लिस्टर क्यों ऑप्शन में थे? तो फर्स्ट इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी की थी। इसके अलावा आपके कार्ल कॉरेंस जो हैं, ठीक है? तो कार्ल कॉरेंस का नाम इसलिए आता है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेंडल साहब की जब आप स्टोरी पढ़ते हैं, तो मेंडल साहब ने तो अपना रूल दिया, उसके बाद इनके काम को एप्रिशिएट नहीं किया गया। ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो बहुत बच्चे जानते भी होंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट थे, जिसमें ह्यूगो डिवरीज थे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है अपने में क्योंकि इन्होंने म्यूटेशन स्टडी को आगे कंटिन्यू किया था। कार्ल कॉरेंस थे एंड एरिक वॉन टेस्मार्क थे। तो ये 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट थे जो 3 अलग-अलग जगह पे अपना कार्य कर रहे थे और इन्होंने वही चीज़ को डिस्कवर किया और बाद में जाना कि अरे यार जो मैं डिस्कवर किया हूँ, वो तो मेंडल साहब ने पहले ही बता दिया है। तो इनके अंदर इंसानियत ज़िंदा थी और इन्होंने अपने सारे काम को मेंडल को समर्पित किया कि ये बात मेंडल बता गए हैं और बाद में इन्होंने मेंडल के काम को मतलब जो ये जो आपके कार्ल कॉरेंस हैं, ये आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट नेम है। हालाँकि कार्ल कॉरेंस का ही नाम आता है जिन्होंने मेंडल के जो आप लॉ पढ़ते हो, उसको इन्होंने पूरा तरीके से मतलब पब्लिश किया। समझ रहे हैं? इनके वर्क को मतलब वहाँ तक लेकर गए। ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन थी और बाकी मेंडल तो आप जानते ही हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स होते हैं। तो मेंडल ने ही ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव को दिया था। ठीक है? तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर आपका यहाँ पे साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्ड जीनर जिनको वैक्सीन डिस्कवर किया था, इनको क्या बोलते हैं? एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी ही तो बोला जाता है। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है? और बाकी इनकी वैक्सीन वाली स्टोरी आती है काऊ पॉक्स, स्मॉल पॉक्स वाली, ठीक है? वो याद रखिएगा। विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन अभी हमने देख लिया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन देख लिया। तो बचा क्या? बचा क्या? लुईस पास्चर, इन्होंने बैसिलाई पे कार्य नहीं किया था, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो लुई पास्चर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेयॉन्स, इसका चैप्टर पे लिंक अवेलेबल है, उस वीडियो को देख कर जाइएगा।
अगर जितने मैंने उसमें पढ़ा दिए हैं, अगर वो आना होगा तो उसी के इर्द-गिर्द ही आएगा। प्रियॉन्स बहुत इम्पोर्टेंट है, डिज़ीज़ याद रखिएगा। उसकी एक डिज़ीज़ मैंने आपको बताई थी, जैकब डिज़ीज़ है, जो कि किससे होती है? प्रियॉन से होती है। ठीक है? ये याद रखिएगा और इसके अलावा आपकी जैसे कुछ और डिज़ीज़ अगर मैं आपको रिकॉल कराऊँ तो मैड काऊ डिज़ीज़ था। ठीक है? बाकी जितनी आपकी कुछ और भी प्रोटीन की मिसफ़ोल्डिंग से हो रहा था, वो सारी स्टोरी अल्टीमेटली जाके प्रियॉन से कनेक्ट हो रही थी। ठीक है? तो ये चीज़ें याद रखिएगा, लाफिंग डेथ डिज़ीज़ मेंस में हो रही थी, तो वो सारी चीज़ें थी। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, पिक अप द अमाइनो एसिड व्हिच इज़ प्रेज़ेंट इन द बॉडी बट इज़ नॉट फाउंड इन द प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। ठीक है? तो ये क्या था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा अर्जिनिन जो होता है, यह क्या है? ये आपकी बॉडी में भी होता है, प्रोटीन में भी होता है, भाई ये तो अमाइनो एसिड है ना आपका। ठीक है? फिर आपका क्या है? सेलिनोसिस्टीन है, ये आपको पता होना चाहिए। आपने 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड पढ़े होंगे, लेकिन जो आपका 21 और 22 होता है, 21 आपका सेलिनोसिस्टीन होता है और 22 क्या होता है? पाइरोलाइसिन होता है। ठीक है? ये सब बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं तो उनको पता रहता है। ठीक है? तो ये आपका 21वां अमाइनो एसिड है। इसके अलावा आपका 4 हाइड्रॉक्सी प्रोटीन यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ था, लेकिन इनका कहने का मतलब था प्रोलीन। तो ये भी आपका पाया जाता है, बट ये जो आपका ऑरिनथीन होता है, ठीक है? तो ऑरिनथीन अगर आपको याद होगा, जो मैंने ही पढ़ाया है आपको, यूरिया साइकिल। ठीक है? और वहाँ पे जब नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की बात आती है, तो वहाँ पे हम ऑरिनथीन का ही नाम लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑरिनथीन होगा, राइट? फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज ए कैलकुलेटेड बाय। तो ये क्वेश्चन जो था, ये मतलब शायद आपको भी नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं पता होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है किसी को जानकारी हो, तो मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। बट ट्रेस कैसे करना है? अगर आपने इंटर लेवल तक भी अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, थोड़ी बहुत भी पढ़ी है, तो आपने चार्ल्स और बायल का लॉ पढ़ा होगा, जो कि गैस में आप पढ़ते थे। याद आया? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है? या P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, पार यही तो लॉ दिया था इन्होंने। तो ये जो 2 लॉ थे, ये बायल्स और चार्ल्स के लॉ थे, और इसके अलावा डाल्टन का जो लॉ था, अगर आप 2 तरीके से जाएँ तो एक इनका पार्शियल प्रेशर का भी लॉ था, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 करके था। और इसके अलावा डाल्टन का अगर आप बहुत ज़्यादा पीछे जाते हैं तो आपको एटॉमिक में इनका नाम मिलेगा। तो अगर आपको इस तरीके से अगर आप ट्रेस करेंगे तो ये आपको बोर इक्वेशन मिल जाएगा, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो गई। अब चलते हैं कुछ हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पे हम मॉलिक्यूलर के भी क्वेश्चंस को देखेंगे और समझाएँगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है? तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो कि मैं नहीं पढ़ाया हूँ, बट इसको जितनी भी आपको आज तक का ज्ञान है उसको अच्छे से समेट कर जाइएगा एग्ज़ाम में। ठीक है? जो कि आपसे पूछा जाएगा। ठीक है? तो इसको देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डीएनए का मेथाइलेशन। ठीक है? तो ये आपका क्या होता है, बेसिकली डीएनए मेथाइलेशन जो होता है, ये आपके प्रोसेस होते हैं जो डीएनए को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। तो इसमें मैं आपको कुछ 1-2 ट्रिक बता देता हूँ। एक ऐसे जो प्रोसेस होते हैं, ये आपका एसिटाइलेशन होता है। ठीक है? मेथाइलेशन होता है। ठीक है? ये वाला पढ़ लीजिएगा, आपको बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है? ऐसे करके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बस इतना याद रखिएगा, जब एसिटाइलेशन होता है तो डीएनए का एक्टिवेशन होता है, मतलब डीएनए ओपन होगा। ठीक है? और मेथाइलेशन में वो क्या होता है, इनएक्टिव होता है। तो ए से एसिटाइलेशन, ए से एक्टिवेशन, इसको समेट लीजिए। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी। अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिर इसके बाद जब मैंने आपको बायोसिंथेटिक पाथवे पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे क्या था, मिथाइल ग्रुप का जो डोनर होता है वो आपका सैम होता है। ठीक है? और सल्फर का क्या डोनर होता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएँगे। ठीक है? तो बायोलॉजिकल सिस्टम में जब भी मिथाइल ग्रुप डोनेट किया जाता है तो सैम करता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, एस एडेनोसिल मेथियोनिन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिथाइल डोनर। तो ये बात क्या है, ट्रू है। इसके बाद इट इज कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम। तो कोई भी प्रोसेस अगर आप कॉमन सेंस से भी देखोगे तो कोई भी प्रोसेस एंजाइम ही कैटालाइज करता है, कोई विटामिन और हार्मोन्स आके कैटालाइज नहीं करेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद पूछा गया, या थर्ड स्टेटमेंट जो है, अकर्स एट सीपीजी आइसलैंड। तो ये भी आपकी बात सही है। इसके बाद उन्होंने कहा मेनली जी इज ए मेथाइलेटेड। तो जी नहीं होता है, कभी-कभी जी भी होता है, कभी-कभी ए भी होता है। ठीक है? और बाकी इसको आप देख लीजिएगा क्या रहता है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो मेनली जी इज ए मेथाइलेटेड। ठीक है? फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया टाटा बॉक्स के बारे में। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाटा बॉक्स क्या होता है। ठीक है? तो टाटा बॉक्स, आप यहाँ पे मैंने कुछ एक फिगर लगाया हुआ है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इन प्रोकैरियोट रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन प्रमोटर रीजन पर होता है, जो कि अपस्ट्रीम होता है फॉर आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग। तो बेसिकली प्रमोटर रीजन क्या होता है,
ऐसा रीज़न होता है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज़ क्या करता है, आके बाइंड करता है। सिंपल सी स्टोरी ये है। अब प्रोकैरियोट में आपका अगर याद करने के लिए प्रिब्नो बॉक्स होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपका डीबीटी में पूछा गया था इसी साल 2022 में, ठीक है? जाके देख लीजिएगा। तो इसका जो सीक्वेंस होता है, प्रिब्नो बॉक्स होता है, टीए एटी होता है, ये आपका -10 बेस पेयर अपस्ट्रीम होता है और एक आपका टीटीजीए सीए सीक्वेंस होता है। तो प्रोकैरियोट में आप पी उठा लीजिएगा और प्रिब्नो उठा लीजिएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपका यूकैरियोट में जो होता है, आपका टाटा बॉक्स होता है या हगनेस बॉक्स इसको बोलते हैं, जो कि आपका 20 बेस पेयर अपस्ट्रीम होता है। उसका जो सीक्वेंस याद रखिएगा, टीए टी ए टी ए टी। ठीक है? और इसके अलावा एक और सीक्वेंस होता है जिसको कैट बॉक्स बोलते हैं, जो आपका -70 या -80 बेस पेयर पर होता है। तो आप अब यहाँ पे देख लीजिए टाटा बॉक्स क्या कह रहा है, स इन्होंने क्या दिया है, प्रेजेंट ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड, प्रेजेंट अबाउट 70 बेस पेयर अवे, तो 70 नहीं होता है, यहाँ पे कितने पर होता है, 20 बेस पेयर पर होता है। तो ये आपका फॉल्स हो गया। एक्ट एज़ साइलेंसर की तो कोई स्टोरी ही नहीं आएगी, वो एक अलग स्टोरी चलती है। सर्व एज़ अ सिग्नल फॉर अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज़ सेकेंड। तो ये बात आपकी सही है कि आरएनए पॉलीमरेज़ सेकेंड जो कि बेसिकली आपका मेन जो होता है, ये आपका एमआरएनए को ट्रांसलेट करता है, तो यही आके बाइंड करेगा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आरएनए पॉलीमरेज़ बाइंडिंग साइट होगी, राइट? तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है? मॉलिक्यूलर देख लीजिएगा क्वेश्चंस को कैसे करना है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ठीक है? कौन सा एग्जांपल नहीं है? तो क्या होता है, आपको पता है डीएनए से क्या बना, आरएनए बना, आरएनए से आपका प्रोटीन बना। जब प्रोटीन बन गया यानी कि ये क्या हुआ, आपका डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन हुआ और ये आपका ट्रांसलेशन हुआ। तो यानी कि ट्रांसलेशन जब हो गया, पोस्ट ट्रांसलेशन कह रहे हैं, ठीक है? जब ये पोस्ट ट्रांसलेशन कह रहे हैं तो यानी कि प्रोटीन बन चुकी है। तो प्रोटीन बनने के बाद क्या होता है? ग्लाइकोसाइलेशन वाइलेशन ही तो होता है। तो अब आप यहाँ पे इसमें देख लीजिए कि क्या-क्या होता है, ठीक है? लेकिन जब आप ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपका प्रोटीन बन के तैयार होता है, जब आरएनए बनता है, तो क्या होता है? उसमें एक्सॉन होता है और क्या होता है? इंट्रॉन होता है। एक्सॉन जो होता है ये आपका कोडिंग सीक्वेंस होता है, इंट्रॉन जो होता है वो आपका नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। तो इसको रिमूव करते हो तो ये क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका ट्रांसक्रिप्शन के बाद हुआ ना, तो यानी कि एमआरएनए की स्प्लाइसिंग थोड़े होती है, राइट? तो यहाँ से आप इसको ट्रेस कर लोगे, बाकी लॉस ऑफ सिग्नल सीक्वेंस ये सब जब आपका प्रोटीन टारगेट होता है, वहाँ पे आप पढ़ते हैं। तो ये जो होता है, ये आपका एग्ज़ाम्पल है। तो कौन-सा एग्ज़ाम्पल नहीं है, वो हो गया प्रोटियोलिटिक प्रोसेसिंग भी होती है, प्रोस्थेटिक ग्रुप यानी कि ग्लाइकोसाइलेशन वगैरह भी ऐड किया जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को भी आप ट्रैक कर सकते हैं। बाकी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन इन्होंने पूछा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आरडीटी से है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारे वेक्टर्स पढ़ के जाइएगा, इनका इंसर्ट पढ़ के जाइएगा कि सबसे ज़्यादा इंसर्ट किसका बेस पेयर का होता है और सबसे कम किसका होता है। ऐसे भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर कंटेन टेलोमेरिक सीक्वेंस, ठीक है? अब दुनियादारी भी अगर आपको नहीं पता है, तो अगर आपने सेल साइकिल पढ़ी, सेल साइकिल पढ़ा, आपने वहाँ पे सीक्वेंस पढ़ा, ठीक है? जो आप पढ़ते नहीं थे टीलोमर वगैरह जो स्टेज आती थी, आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते थे जहाँ पे टीलोमरेज़ एंजाइम वगैरह आता था, ठीक है? तो वो बैक्टीरिया वगैरह के केस में तो नहीं था ना। तो इस तरीके से वो क्या था, वो बेसिकली वो यूकैरियोट का एग्ज़ाम्पल था। तो यूकैरियोट में आपको ईस्ट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका ईस्ट बनेगा, ठीक है? तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से इस टॉपिक को भी पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस इन बोथ, यहाँ पे लिखा हुआ है, बोथ लिखा हुआ है, बैक्टीरियल एज वेल एज यूकैरियोटिक एमआरएनए सिंथेसिस दोनों में देखने को मिलती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जब आप इसको पूरे को अगर आप कैपिंग करते हैं, तो जैसे कि अगर आप देखते हैं, तो सबसे जो कॉमन चीज़ होता है, वो आपका जो एंजाइम होता है, वो आपका क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज़ होता है। वो दोनों में ही देखने को मिलेगा, बस नाम आप ये कह सकते हो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज़, वही चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगा। बाकी जब आपका प्रोकैरियोटिक रहेगा, तो वहाँ पे टेलिंग नहीं होती है, कैपिंग नहीं होती है और स्प्लाइसिंग नहीं होता है। ठीक है? ये सारे केस जो होता है, ये आपका यूकैरियोट्स का होता है, क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल पॉलीमरेज़ होता है, जो पूरा मतलब सिंथेसिस कर देता है। वहाँ पे साइमल्टेनियसली होती है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन दोनों एक साथ होता है। तो कैपिंग और टेलिंग वगैरह की कोई आवश्यकता वहाँ पे नहीं पड़ती है। ठीक है? तो ये एक कॉमन क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फँसाने के लिए पूछा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड प्रेजेंट एबंडेंटली इन द हिस्टोन? तो ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, सॉरी मैंने नहीं पढ़ाया बट आपने इसको देखा होगा। हिस्टोन क्या होते हैं? बेसिकली क्या होते हैं, जब आप ये न्यूक्लियोसोम वगैरह में जब आप पढ़ते हैं, जहाँ पे वो बाइंड करते हैं, तो न्यूक्लियोसोम बनता है जो है, तो ये वहाँ से स्टोरी आती है। तो हिस्टोन्स जो होते हैं, वो आपके बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, यही तो होते हैं।
तो बेसिक चार्ज आप देख लीजिए किस पर होगा, तो यानी कि अर्जिनिन पर होगा, राइट? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अर्जिनिन होगा। बाकी ग्लाइसिन के बारे में पढ़ लीजिएगा, ट्रिप्टोफैन पढ़ लीजिएगा, एस्पार्टिक एसिड पढ़ लीजिएगा, ठीक है? कि इनका क्या-क्या रोल होता है। जैसे ग्लाइसिन आपका स्मॉलेस्ट है, ठीक है? आपका क्लोरोफिल का प्रिकर्सर है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ट्रिप्टोफैन ये आपका ऑक्सिन के बायोसिंथेसिस के लिए है, ठीक है? तो ये सारी जो स्टोरी है उसको याद रखिएगा, एस्पार्टेट याद रखिएगा, तो यहाँ से अर्जिनिन आंसर हो गया। इसके अलावा हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई जो कि आपका न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन्स वगैरह की स्टोरी हो गई, ठीक है? फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, इफ द अमाउंट ऑफ जी इन अ डीएनए सैंपल 20% है तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टी? तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं जो कि आप 4 गैप रूल से लगाते हैं बेसिकली, ठीक है? 4 गैप रूल से कैलकुलेट करोगे तो जितना एडेनिन होगा उतना थाइमिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना साइटोसिन होगा। तो ग्वानिन दिया है आपको 20 तो यानी कि साइटोसिन 20 तो यानी इसको जोड़ दीजिए 40। अब 100 में से 40 घटा देंगे 60 आ जाएगा। लेकिन आपसे केवल थाइमीन पूछा है तो 60 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका 30 आ जाएगा जो इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिएगा, 4 गैप रूल का जो एक्सेप्शन होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डीएनए पे नहीं कार्य करता है ये रूल, ठीक है? तो कभी-कभी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपसे पूरा बढ़िया कहानी बना के देगा, ग्वानिन देगा इतने परसेंट, टी देगा इतने परसेंट और उसी में छुपा होगा कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है? तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जब आ जाएगा तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो एक ऑप्शन दिया रहेगा कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो ध्यान से करिएगा, पढ़ लीजिएगा कि किसके बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है? तो उस चीज़ को याद रखिएगा जब ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इस तरीके से आपका टीलोमरेज़ का सीक्वेंस भी पूछा था कि टीलोमरेज़ क्या होता है, ये आपका याद करने के लिए आप टैग याद रख सकते हैं, ठीक है? तो ये जो होता है ये आपका टीटीए, जीजीजी होता है, ठीक है? कुछ नहीं था, बस सीक्वेंस आपको याद हो जानी चाहिए थी, उसी से आप ट्रेस कर लेते। बाकी सेल साइकिल मैंने आपको बताई, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है, तो क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो आपका कहाँ पर होता है, पैचटीन स्टेज में होता है, ठीक है? इसको पढ़ के जाइएगा, पैचेटीन में होता है। बेसिकली ये जो आता है आपका ये प्रोफ़ेज़ 1 की स्टोरी आती है, ठीक है? अब टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने का, तो ये आपका प्रोफ़ेज़ 1 हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है? थोड़ा इन्होंने घुमा के पूछा, इन्होंने सीधा नहीं पूछा कि पैचेटीन पूछ लिया हो, इन्होंने सीधा आपसे पूछा प्रोफ़ेज़ 1। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये आपका हाइली रिपिटिटिव डीएनए इन द यूकैरियोट ऑक्युपाई व्हिच फ्रैक्शन इन द कॉट कर्व? तो ये होता है डीएनए के केस में कॉट कर्व होता है, बेसिकली ये आपका रिपिटिटिव सीक्वेंस जानने के लिए किया जाता है। तो कह रहा है कि कौन-सा फ्रैक्शन जो होगा वो ऑक्युपाई होगा जहाँ पे रिपिटिटिव डीएनए ज़्यादा होंगे। तो मान लीजिए कि आपने डीएनए को मेल्ट कर दिया, ठीक है? स्टोरी यहाँ से ऐसे आती है, मान लीजिए डीएनए है, आपने इसको मेल्ट कर दिया, ये अलग-अलग हो गए। अब इनको आपस में जुड़ना है, आपने जो भी टेम्परेचर इनको वापस से दिया, कूल किया, जैसा भी किया, तो उस स्ट्रैंड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी आपस में जुड़ने की जहाँ पे रिपिटिटिव सीक्वेंस होंगे। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कह लीजिए या रिपिटिटिव सीक्वेंस होंगे तो वो जल्दी-जल्दी मिल जाएँगे। लेकिन जहाँ पे नहीं होगा वो देर से मिलेंगे। तो यानी कि जो आपका रिपिटिटिव होगा वो फ़ास्ट मतलब ऐड होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फ़ास्ट होगा। ठीक है? कोई कन्फ्यूज़न? नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एम्स टेस्ट के बारे में। बेसिकली ये क्या होता है? ये आपका म्यूटाजेन टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, ठीक है? तो एम्स टेस्ट यूज़ किया जाता है म्यूटाजेनिसिटी के लिए बेस्ड ऑन तो ये अभी मैं आपको बताऊँगा इसमें कुछ बड़े-बड़े शब्द का इस्तेमाल किया गया है ऑक्सोट्रॉफ, प्रोटोट्रॉफ। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ऑक्सोट्रॉफ, प्रोटोट्रॉफ क्या है और इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो आप ये साइंटिस्ट का नाम ज़रूर पढ़े होंगे बीडल एंड टैटम। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1 जीन 1 एंजाइम का हाइपोथेसिस दिया था, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इन्होंने ये कहा कि एंजाइम जैसा कि आपको पता है प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, जो कि सिंगल जीन प्रोड्यूस करते हैं। दे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, किस पर किया? पिंक मोल्ड पे किया, न्यूरोस्पोरा क्रासा। ये याद रखिएगा। पिंक मोल्ड को क्या बोलते हैं? न्यूरोस्पोरा क्रासा बोलते हैं। ये आपका फंगस है बेसिकली, ठीक है? और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से लेकर जाइए, इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है, ठीक है? अब ठीक है, अब आप कहेंगे कि क्यों बोला जाता है? तो जिस तरीके से जब आप जेनेटिक्स की स्टडी आप करते हैं, तो आप एनिमल में ड्रोसोफिला लेते हैं, उसी तरीके से जब प्लांट में किया जाता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम न्यूरोस्पोरा क्रासा को स्टडी करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने भी जो अपने एक्सपेरिमेंट में लिया, वो न्यूरोस्पोरा को लिया। तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम किसको कहते हैं? न्यूरोस्पोरा क्रासा को कहते हैं। और इसके अलावा एक आपका होमवर्क है, जो मैंने आपको पढ़ाते समय मैंने लेक्चर में बताया था, जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम किसको कहा जाता है?
ठीक है? अगर आप इसको फ़ॉलो कर रहे हैं तो आप इसका आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है? तो इस तरीके की 2 बातें यहाँ पे पहले हमने समझ लिया। तो ये फंगस क्या था, अगर सिंपल सी हम बात करें, ग्रो ऑन ए सिंपल न्यूटन मीडियम हैज़ द एबिलिटी टू सिंथेसाइज़ इट्स ऑल सेलुलर कंटेंट। ऐसे ऑर्गेनिज़्म को प्रोटोट्रॉप बोलते हैं। मतलब नॉर्मल वो अपनी अगर उसको ग्रो कराओगे, वो स ग्रो अच्छे से कर लेगा, ऐसे ऑर्गेनिज़्म को हम प्रोटोट्रॉप बोलते हैं। लेकिन अगर किसी में म्यूटेशन कर दिया जाए, जब वो सिंथेसाइज़ नहीं कर पाए, अनेबल टू सिंथेसाइज़ अ पर्टिकुलर मेटाबोलाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सोट्रॉप बोलते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया, प्रोटोट्रॉप आपको समझ में आ गया, जो नॉर्मल था, सब कुछ कर ले रहा था, उसको प्रोटो बोला गया। ऑक्सो बोला गया जिसमें म्यूटेशन हुआ या नहीं कर पाता था। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे एक दिन मैंने आपको क्या बताया था कि आपसे पूछा जाता है ना, एसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ए का मतलब ही होता है कि कार्य नहीं कर पाता, सेल्स नहीं है, समझ रहे हैं? तो आप इस तरीके से इसको थोड़ा-सा कोरिलेट कर लीजिएगा कि मतलब इसमें म्यूटेशन जो हुआ है वो आपका ए वाले में हुआ है, मतलब ए वर्ड यहाँ से उठाइएगा, ऑक्सोट्रॉप की बात की जा रही है, पहली चीज़। तो ख़ैर इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, बिडल एंड टैटम ने, वो अर्जिनिन अमाइनो एसिड पर किया और ऑक्सोट्रॉप को सिंथेसिस किया, पासेस थ्रू द मतलब ऑक्सोट्रॉप म्यूटेंट ऑफ न्यूरोस्पोरा, जो कि अर्जिनिन को सिंथेसिस नहीं कर पा रहा था। जब उन्होंने एक्स-रे ट्रीटमेंट दिया, तो देखा कि वो चीज़ों को कर ले रहा है। तो ये जो था, ये आपका बिडल एंड टैटम का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है? प्रिकर्सर था, ऑरिन्थीन था, सिट्रुलिन, ये अर्जिनिन, तो ये आपका उस पाथवे का था। तो इस तरीके से उन्होंने किया, तो इससे उन्होंने क्या पाया कि एनी स्टेप ऑफ दिस मेटाबोलाइट चेन कुड बी ब्लॉक्ड बाय म्यूटेशन ऑफ ए स्पेसिफिक एंजाइम, मतलब आप किसी भी स्टेप को ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है? ये बात इन्होंने बताई थी, ईच एंजाइम रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट जीन प्रोडक्ट। Thus Beadle and Tatum reached a conclusion that each gene function to produce a single enzyme। तो वन जीन वन एंजाइम की हाइपोथेसिस बीडल एंड टैटम ने दिया था। इसके बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, जो कि एक्सेप्शनल केस थे। आपका हीमोग्लोबिन, जो कि आपको याद रखना है, ये आपका क्वाटनरी प्रोटीन होता है, ठीक है? ये मैं आपको रटा चुका हूँ, एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं। 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के होते हैं। इसके अलावा एक साइंटिस्ट आपके इनग्रम थे, जिन्होंने 1 जीन कहा और कहा कि भैया ये बात सही नहीं है, एक जीन केवल एक पॉलीपेप्टाइड बनाता है। ठीक है? इस बात को इन्होंने एक्सप्लेन किया और इसके अलावा जैकबसन एंड बाल्टीमोर ने बाद में कहा कि 1 मैसेंजर आरएनए 1 पॉलीपेप्टाइड, जो आप जानते हैं कि एक एमआरएनए जो होगा वो पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। तो खैर ये चीज़ें वेरिएशन आती गई, जिस तरीके से ये बीडल और टैटम का एक्सपेरिमेंट चला, यहाँ से हमने प्रोटोट्रॉफ समझ लिया, ऑक्सोट्रॉफ समझ लिया। अब आते हैं कि आपसे इन्होंने पूछा क्या? तो इन्होंने जो आपसे पूछा, इन्होंने पूछा कि एम्स टेस्ट क्या करता है? तो पहली बात तो टायरोसिन की कोई स्टोरी नहीं होगी, नो रिवर्जन नहीं होगा, रिवर्जन तो होगा ही, तभी तो हमको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस में मतलब म्यूटाजेन है, ठीक है? तो 2 बातें यहाँ पे आपको याद रखनी है। सबसे पहले इस टेस्ट को करने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम ही एम्स था, इसी वजह से इसका नाम एम्स टेस्ट पड़ा, ठीक है? फिर इसके बाद जो इसमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समेट के जानी है, वो जानी ये है कि इन्होंने जिस मतलब बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने साल्मोनेला, याद रखिएगा, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम पे किया था, ठीक है? मैं रिपीट कर देता हूँ, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम पे किया था और इन्होंने अर्जिनिन को नहीं लिया था, ठीक है? हालाँकि उन्होंने ऑप्शन में अर्जिनिन दिया है, अर्जिनिन क्यों दिया गया है? इसीलिए दिया गया है क्योंकि वो बीडल और टैटम ने यूज़ किया था, ठीक है? इन्होंने जो किया था, उन्होंने हिस्टिडीन म्यूटेंट का यूज़ किया था। तो अगर आप दुनियादारी में नहीं जानते, अगर आपने केवल थोड़ा-सा भी पढ़ रखा होगा, तो हिस्टिडीन केवल एक ऑप्शन में था, तो रिवर्जन ऑफ हिस्टिडीन ऑक्सोट्रॉप म्यूटेंट टू प्रोटोट्रॉप, और यही जो था, ये आपका एम्स टेस्ट था, जो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। एम्स टेस्ट के माध्यम से हम म्यूटाजेन को कंफर्म करते हैं, हालाँकि कार्सिनोजेन्स को भी कंफर्म किया जाता है, ठीक है? क्योंकि कार्सिनोजेन भी वही होते हैं जो कैंसर कॉज़ करते हैं, बहुत सारे कैंसर कॉज़िंग एजेंट जो होते हैं वो म्यूटेशन करते हैं, तो कहानी अल्टीमेटली जाके वहीं फिट होती है। तो जैसा भी आपको ऑप्शन मिलेगा, बट अगर 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आप म्यूटेशन वाले पे ज़्यादा जाइएगा कंपेयर टू कार्सिनोजेन, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये वाइस वर्सा वाला मतलब स्टेटमेंट चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर म्यूटेशन मतलब कार्सिनोजेन कर रहे हैं या कार्सिनोजेन जो भी है, समझ रहे हैं बात को? तो इस वजह से अगर आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप म्यूटेशन को प्रेफ़र करिएगा। हालाँकि हो सकता है कि अगर ऐसे ऑप्शन दिए जाएँ, तो एक ऑप्शन आपको बोथ ऑफ द अबव दिया जाए, तो फिर आप बोथ ऑफ द अबव पे टिक कर देना। ठीक है? तो ख़ैर ये स्टोरी हो गई आपका। ठीक है, बाकी तो डिपेंड करता है कि सामने वाली एजेंसी कौन-सा आंसर मानती है सही। फिर इसके बाद ये आपका एक सीक्वेंस है, आलू एलिमेंट मतलब सॉरी एएलयू एलिमेंट इन ह्यूमन जीनोम में क्या रिप्रेज़ेंट करता है? तो ये बेसिकली आपका एक्सॉन, इंट्रॉन तो होता ही नहीं है। एक्सॉन आपका कोडिंग सीक्वेंस होता है, इंट्रॉन आपका नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, ठीक है? और ये जो होते हैं, ये आपके बेसिकली ट्रांसपोसेबल एलिमेंट होते हैं, जो मैंने आपको बताया था। बेसिकली ये आपके जंपिंग जीन होते हैं, ठीक है? बारबेरा मैक्लिंटॉक मैंने आपको बताया था, नाम याद रखिएगा, ठीक है? जो भी है स्पेलिंग स्पेलिंग देख लेना, मैक्लिंटॉक करके इनका नाम है और मेज पे इन्होंने डिस्कवर किया था,
ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ये जो होता है ये आपका ट्रांसपोज़ेबल एलिमेंट होता है और इसके अलावा ये जो होता है ये आपका न्यूक्लियोटाइड के रिपीट्स भी होते हैं, ठीक है? तो जो यहाँ पे आईसीएमआर ने फाइनल आंसर की थी, उन्होंने तीसरे और चौथे दोनों को सही माना था। फिर इसके बाद 110 कैलमोडलिन कंट्रीब्यूट टू द सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो ये तो आपको पता होगा, कैल्शियम कैलमोडलिन का रिलेशन चलता है। कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होती है, जब आप मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये स्टोरी अलग है, बताने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कैल्शियम होगा। बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट है उनको आप याद रखिएगा। मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल में होता है, याद आया? सोडियम का आपका सोडियम पोटेशियम पंप होगा, साइक्लिक एएमपी आप जानते ही हैं। फिर आपका 101 क्वेश्चन पूछा गया, द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस टू व्हिच द ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर बाइंड आर रिफर्ड टू एज। तो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर कहाँ बाइंड करते हैं? डीएनए का सीक्वेंस कौन-सा होता है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर बाइंड करते हैं? तो वो जो आपके फैक्टर बाइंड करते हैं वो आपके रेगुलेटरी एलिमेंट्स पे बाइंड करते हैं, मतलब जो जीन को रेगुलेट करेंगे वही तो बाइंड करेंगे। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है? तो ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि ब्लॉकिंग नहीं होगा, हो सकता है कि वो ब्लॉक करे बट ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लॉक ही करे, हो सकता है कि वो उसको एनहांस भी कर दे, ठीक है? तो ये यहाँ की स्टोरी थी। बाकी यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन्स पूछा गया, द कलेक्शन ऑफ द प्रोटीन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन स्पीशीज़। तो ये जो होता है ये आपका प्रोटियोम्स होता है, प्रोटियोमिक्स होता है जिसको प्रोटियोम बोलते हैं, ठीक है? तो ये इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। फिर इन्होंने क्रॉसिंग ओवर के फिर ये पीछे पड़े, इन्होंने पूछा द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ट्विस्ट अराउंड एंड एक्सचेंज सेगमेंट विद ईच अदर ड्यूरिंग। तो ये जो होता है आपका पैचटीन में होता है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होती है? क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो पैचटीन में होती है। लेप्टोटीन पहली स्टेज होती है जहाँ पे धागे-नुमा स्ट्रक्चर आता है। डिप्लोटीन डायाकाइनेसिस याद रखिएगा, डिप्लोटीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्लोटीन स्टेज में ही आपका जब आप अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो जो आपकी फीमेल की सेल्स होती है, मतलब वो जो होती है वो डिप्लोटीन पर ही रुकी रहती है। तो जब वो आपकी प्यूबर्टी आती है, ठीक है? याद रखिएगा जब वो प्यूबर्टी आती है तब ये डिप्लोटीन से एक्टिव होके आगे बढ़ती है, ठीक है? और जब वहाँ पे फाइनल जब फर्टिलाइज़ेशन होता है तब वो जाके अपनी मियोसिस को कंप्लीट करती है, ठीक है? तो ये चीज़ों को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ख़ैर ये आगे की स्टोरी है और बाउंस किया हो तो कोई बात नहीं, बट इतना याद रखिएगा। बाकी हाँ, जैसे ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है, तो वो जो होता है ये आपका नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होता है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। इसके बाद इन्होंने पूछा वेवलेंथ रेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, बेसिकली उन्होंने एक ऑप्शन में दिया था 250 से 280, मोस्टली लोगों ने यही टिक किया था, जो कि इसका गलत ऑप्शन है, ठीक है? गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि 260 जैसा कि आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड के लिए होता है, 280 जो होता है ये हम पढ़ते हैं प्रोटीन्स के लिए होता है, बट ये प्रोटीन के बेसिकली ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं जो इस वेवलेंथ पे अब्ज़ॉर्ब करते हैं और एरोमेटिक में आपके टायरोसिन, फेनिलएलनिन ये सब आते हैं, बट चूँकि उन्होंने यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की बात की थी, तो जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो एप्रॉक्स 210 से 220 के बीच में दे देता है। तो ये जो करेक्ट आंसर होगा वो 190 से 230 नैनोमीटर होगा। ठीक है? तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं, इनको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है? फिर इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू एनालाइज़ अनस्टेन्ड बायोलॉजिकल सैंपल। तो यहाँ पे भी आपको कॉमन सेंस लगाना था, माइक्रोस्कोपी टेक्निक आपको दी गई थी, कह रहा था कि कौन-सी टेक्निक को हम बिना स्टेन किए नहीं कर सकते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, आप फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको फ्लोरेसेंस टैग एंटीबॉडी लगाना होगा, यानी कि आपको स्टेन करना होगा जो भी आपका सब्सटेंस होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी होगा, इसको पढ़ के जाइएगा। इसके बाद कुछ अब यहाँ पे इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चन्स आपसे पूछे गए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स अनलेस दे आर बाउंड टू अ लार्ज मॉलिक्यूल। तो ये मैंने आपको बता रखा है, हेप्टेन की स्टोरी आई थी। यही क्वेश्चन बाद में जाके रिपीट भी हुआ है 2021 वगैरह में, और हेप्टेन के चीज़ में याद रखिएगा स्मॉल मॉलिक्यूल। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा हेप्टेन क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल, ऐसे करके देगा तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्मॉल होगा। बाकी एंटीजन जानते हैं, एंटीबॉडी जानते हैं, वायरस जानते हैं आप। फिर इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर इम्यूनोग्लोबिन, जो कि 80% होता है, तो ये आपका आईजीजी होता है, ठीक है? और याद कैसे करेंगे? गम दे, ठीक है? इससे अच्छी ट्रिक क्या बता दें भैया, सबके जीवन में गम है। तो ये आपका गमदे हो गया, ये आपका जो होता है ये आपका 80% होता है, और यही एंटीबॉडी जो होता है ये आपके प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, ठीक है? इसी की क्या होती है, हाफ लाइफ जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट में भी ये कार्य करता है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। बाकी एम के बारे में भी आप जानते हैं, इसके अलावा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इसको भी याद रखिएगा।
कोई भी बायोलॉजी का पेपर देने जाएँगे, क्वेश्चन मिल जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका आईजीए होगा, ठीक है? एलर्जी की बात की जा रही है, ठीक है? तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी सॉरी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी आईजीई सॉरी आईजीई होता है, ठीक है? तो ये यहाँ से आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एक्यूट इन्फ्लेमेशन कैरेक्टरिस्टिकली इन्वॉल्व एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? तो ये भी मैंने आपको इम्यूनोलॉजी में डिटेल में पढ़ाया था कि जब भी कोई आपकी इन्फ्लेमेशन कंडीशन आती है, तो जो आपकी पहली सेल्स वहाँ पे रिक्रूट होती है, वो आपकी क्या होती है? न्यूट्रोफिल्स होती है। यही तो होती है, पहली सेल्स जो वहाँ पे पहुँचती है, तो इन्फ्लक्स ऑफ न्यूट्रोफिल जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? मास्ट सेल्स तो एलर्जी वाली स्टोरी आ जाती है, वो बाद में एक्टिव होंगी, तो मैक्रोफाज तो बाद में आएँगे, पहले तो वहाँ पे पहुँचना होगा, तो वहाँ पे जो पहली सेल्स रिक्रूट होती है, वो आपकी न्यूट्रोफिल्स होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो न्यूट्रोफिल्स होगा, राइट? फिर टिश्यू ग्राफ्ट वाला भी मैंने आपको बता रखा है बिटवीन टू पीपल हु आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल तो क्या बोलेंगे? तो कॉमन सेंस भी लगाओगे, आइसो का मतलब सेम नहीं होगा। फिर इसके बाद ज़ीनो मैंने आपको बता रखा है, ज़ीनो जो होता है जब 2 डिफरेंट स्पीशीज़ ये कॉमन वर्ड है बायोलॉजी में यूज़ किया जाता है, जब 2 डिफरेंट स्पीशीज़ करेंगे, तब हम ज़ीनो इस्तेमाल करेंगे। और हेटेरो नाम का कोई टर्म नहीं होता है, यहाँ पे जो बेसिकली होता है वो आपका एलो होता है, ठीक है? तो 2 पीपल्स में क्या होगा एलील्स ही तो अलग होंगे, तो यानी कि एलोग्राफ्ट इसको बोलते हैं टेक्निकली। बाकी ये ग्राफ्ट रिजेक्शन वगैरह किस इम्यूनिटी से होता है, ये सब पढ़ के जाइएगा, सब मैंने आपको रटा रखा है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। फिर पूछा गया सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कैसे आती है? ठीक है, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपको याद आ जाना चाहिए, आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट था जिसमें आपका बी सेल्स वाली स्टोरी आ रही थी और टी सेल्स वाली स्टोरी आ रही थी। तो जो आपका सेल मीडिएटेड होता है, वो बेसिकली आपका टी सेल्स करते हैं, बी सेल्स तो नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। ठीक है, फॉर्म्स द एक ऑप्शन दिया गया मेजर पार्ट ऑफ द इन्नेट इम्यूनिटी, तो इन्नेट नहीं बेसिकली आपका ये एडाप्टिव कह लीजिए या एक्वायर्ड कह लीजिए, उसमें इनका रोल आता है। ठीक है? और इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? टी सेल्स करती हैं, इंटरल्यूकिन करती हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी टी पॉपुलेशन हेल्पर होती है, जो साइटोकाइन सिक्रीट करेगी और इन्नेट, एडाप्टिव दोनों एक-दूसरे से कोरिलेटिव होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है और मैक्रोफाज भी यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, इंटरल्यूकिन भी होंगे। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, बाकी सीरा वाली स्टोरी यहाँ पे नहीं सही है, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड पैसिवली, तो जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका थर्ड बनेगा। फिर रिवीजन के केस में हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चंस को और देखते हैं। बी सेल डिफरेंशिएट होके क्या बनाएगी? ये भी मैंने आपको बता रखा है और यहाँ पे देखो उन्होंने बहुत बढ़िया ऑप्शन दे रखा है। एक केवल प्लाज्मा सेल्स दे रखा है और एक इन्होंने प्लाज्मा एंड मेमोरी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लाज्मा बनती है। ये भी मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा सेल्स जो होंगी वो आपकी कनेक्ट मतलब कंटीन्यूअसली जो होती हैं वो एंटीबॉडी सिक्रीट करती हैं और मेमोरी जो होती है वो उनका एक मेमोरी बना के रख लिया जाता है ताकि फ्यूचर में जब कोई वो आएगा तब हम उस पे अटैक कर सकेंगे। ठीक है? फिर पूछा गया आपका ऑप्सोनिन क्या होता है? तो ऑप्सोनिन जो होता है ये आपका बेसिकली साइटोप्लाज्म कंपोनेंट नहीं होता है, सेल वॉल का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। सेल वॉल तो हम प्लांट में पढ़ते हैं, तो ये तो ऑप्शन ही कट गया। इसको अगर मार के आओगे तो भाई फिर बायोलॉजी पढ़ना ही बेकार है। ठीक है? फिर इसके बाद आपका प्लाज्मा कंटेंट है कि सीरम कंटेंट है, तो ये आपका दोनों ही कंटेंट है, प्लाज्मा सीरम दोनों में होता है। ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर दिया था उन्होंने वो तीसरा, चौथा दोनों दिया था। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा गया क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन कैसे डिसाइड होती है? तो ये भी मैंने आपको बताया था ये आपका वाई शेप्ड एंटीबॉडी होती है। इस तरीके से 2 लाइट चेन, 2 हेवी चेन। तो ये जो नीचे जाता था ये आपके हेवी चेन डिसाइड करते थे। ठीक है? तो अब नहीं भी याद है तो भी ऑप्शन से ट्रेस कर लो। तीसरा दिया है डिटरमाइंड बाय द एंटीजन। तो क्या एंटीजन बाइंड करता था तब डिसाइड होता था? नहीं। इस डिटरमाइंड बाय द कार्बोहाइड्रेट नहीं भैया कार्बोहाइड्रेट की भी स्टोरी नहीं थी। इज डिटरमाइंड बाय क्लास 1 एंड क्लास 2 एमएचसी भी नहीं डिसाइड करते थे क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन की बात है तो एमएचसी तो आएगा ही नहीं, एमएचसी तो टी सेल्स की स्टोरी है। ठीक है? तो अगर आप इम्यूनोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ें और आप इस ऑप्शन को ट्रिक करते हैं तो फिर आपका भी इम्यूनोलॉजी पढ़ना बेकार है। फिर इसके बाद जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा डिटरमाइंड बाय द हैवी चेन डिसाइड करते हैं और हैवी चेन के कौन डिसाइड करता है? कांस्टेंट रीजन डिसाइड करते हैं। ठीक है? तो ये इसका जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? 2 ही तो रीज़न होते थे, वेरिएबल होता था, कांस्टेंट होता था। वेरिएबल पे आके एंटीजन बाइंड करता था। ठीक है? तो इस तरीके से याद रख लेना, बाकी नहीं याद होता है तो एंटीजन क्या है? गंदा चीज़ है ना? तो क्या है? विलेन है। ऐसे याद कर लो भाई। विलेन को वेरिएबल से जोड़ दो। अब क्या बताएँ भाई इससे ज़्यादा। ठीक है?
फिर इसके बाद आपसे पूछा गया चैन इज प्रेजेंट इन विच एंटीबॉडी। चैन किसमें प्रेजेंट है, हालांकि इन्होंने कुछ कहा ही नहीं कौन सी चैन की बात कर रहे हो। तो हालांकि अगर आप जे चैन के पास जाते हो तो जे चैन जो होता है, अगर आप इसको बहुत डिटेल में देखते हैं तो आपको एम में भी देखने को मिलता है, ठीक है। और ए में होता है, तो ए ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका एम होगा, ठीक है। बाकी शायद डी में भी देखने को मिलता है, तो इस तरीके का ये था। हालांकि इन्होंने बाद में इस क्वेश्चन को बोनस कर दिया था, ठीक है। फिर इसके बाद इंसेक्ट, जो मैं आपको बार-बार बोला हूँ कि कुछ भी पढ़िएगा फाइलम में आप आर्थ्रोपोडा ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंसेक्ट, कौन-सा इंसेक्ट नहीं है? तो मॉस्किटो तो मैंने आपको फाइलेरिया पढ़ा दिया, मैंने आपको मलेरिया पढ़ा दिया, तो ये तो आपको पता ही है। और दैनिक जीवन में भी आप जानते हैं कि मॉस्किटो जो है वो आपका इंसेक्ट है, तो ये सही है। हाउस फ्लाई मक्खी सही है, ठीक है। और ये आपका बीटल सही होता है, ठीक है। और स्पाइडर जो होता है ये आपका इंसेक्ट नहीं आता है, ये बेसिकली आपका आर्थ्रोपोडा में आता है, लेकिन ये इंसेक्ट क्लास में नहीं आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका क्या बनेगा, स्पाइडर बनेगा। बाकी ये मैंने आपको यहाँ पे एक लगा दिया है, और इसी साथ में आपको इंसेक्टा पढ़ा भी देता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम है, हो सकता है एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिल जाए। तो सबसे पहली बात, इंसेक्टा जो होते हैं इनको हेक्सापोडा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक आर्थ्रोपोडा का ही जो होता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज होती हैं, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है। बॉडी डिवाइड होती है, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन में होती है। पेयर ऑफ एंटीना होता है, जो आपने देखा होगा तितली वगैरह में, उसी को बोलते हैं। पेयर ऑफ कंपाउंड आइज देखने को मिलती है, ये आपका कॉकरोच में होता है, ठीक है। मैं सीधा-सीधा रिवाइज करा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता है। द थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ 3 सेगमेंट विथ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। एंड यूजुअली 2 पेयर ऑफ विंग्स होती हैं, ठीक है। 3 पेयर लेग होगी, लेकिन विंग्स जो होती हैं वो केवल 2 पेयर होती हैं। मेसोथोरैकिक, थिक एंड लेदरी, जिसको टेक्माइना बोलते हैं, मेम्ब्रेनस मेटाथोरैकिक होता है। तो 3 पेयर लेग होगा, 2 पेयर विंग्स होती हैं। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें 10 सेगमेंट होते हैं एब्डोमेन में, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेस्पिरेटरी यूजुअली टेक्स प्लेस बाय ट्रैकिया के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, मतलब जैसे आप हीमोग्लोबिन देखते हो, पोरफायरिन देखते हो, तो वैसा कुछ यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। हार्ट में यहाँ पे चैम्बर्स में डिवाइड होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स यहाँ का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। और यूरिक एसिड, मैंने आपको यूरिया साइकिल पढ़ाया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताया था। रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये आपके क्या होते हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। तो वो बात यहाँ पे लिखी है। सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। अब भैया अगर मॉस्किटो को अगर याद करो तो मेल है, फीमेल है, तो सेपरेट तो है ना। तो सेक्स जो होते हैं वो आपके सेपरेट हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि उसमें लार्वा स्टेज आता है, लार्वा मैंने पढ़ाया, तो मोस्टली लार्वा होते हैं। मैगट जो होता है ये आपका हाउस फ्लाई का लार्वा है, ये मैंने आपको इसके पहले आपको लर्न करा दिया है, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी थी जो मैंने आपको इसके पिछले चैप्टर में लर्न कराया है, ठीक है। अब इसका जो एग्जाम्पल होता है सिल्वर फिश, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। फिश देखोगे लगा दोगे इसको फिश में, लेकिन ये फिश नहीं है, ये आपका क्या है, फॉल्स फिश है। मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ। सिल्वर फिश हो गया, कॉकरोच आता है इंसेक्ट में, बेडबग आता है, लोकस्ट आता है, टर्माइट आता है, बटरफ्लाइज आते हैं, रैट फ्लिया जो आपका प्लेग कर रहा था, याद आया? ये था आपका बिटेल, ये दिया है ऑप्शन, ठीक है। ये यहाँ पे बिटेल दिया है, ठीक है। बिटेल, वैस्प, एम्फिड, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ग्लोवर्म, ये जुगनू जो होता है, तो ये सारे जो होते हैं ये आपके इंसेक्ट्स में आते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट जो होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं बाय एक्टो हार्मोन, एक होता है जिसको आप फेरोमेन्स पढ़े होंगे, जो सिक्रीट करते हैं। फेरोमेन्स जो कि आपके केमिकल्स होते हैं, सिक्रेट टू आउटसाइड द बॉडी एंड परस्यूड बाय स्मेल के द्वारा ये दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से एग्जाम में मिल सकते हैं जिनकी संभावना है, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। एटलीस्ट जितनी बातें मैंने बताई हैं उसको रिकॉल कर लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन ये आपका प्लांट का है, हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछते हैं, लेकिन ऐसा कसम भी नहीं है कि ये आपसे नहीं पूछेंगे प्लांट में। तो ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ द पोलर न्यूक्लियाई ऑफ एम्ब्रियो सैक को क्या बोलते हैं? तो ये आपने डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह पढ़ा होगा, तो ये वहाँ की स्टोरी है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। बेसिकली ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन ये एक इवेंट होता है जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, किसका होता है? एंजियोस्पर्म का होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, एंजियोस्पर्म फाइलम का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो इसमें क्या होता है, खैर ये जो आपकी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे 2
डबल का मतलब होता है 2 फर्टिलाइज़ेशन एक साथ होते हैं। तो पहला होता है सिनगैमी, ये आपका टेक्निकल वर्ड है, जब मेल गैमीट और देख लीजिएगा मेल गैमीट को इस तरीके से डिनोट भी करते हैं तो छोड़ के चले आओ। फीमेल ऐसे करते हैं, मेल ऊपर रहेगा, फीमेल का सिंबल नीचे रहता है। मेल गैमीट जब एक्स से करेगा ज़ाइगोट बनाएगा, ठीक है? जो आपके गैमीट होते हैं वो आपके हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है? जो यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ें हैं। ज़ाइगोट आपका क्या है? डिप्लॉइड है, ठीक है? ये याद रखिएगा, ठीक है? मेल गैमीट मूव्स टुवर्ड द एग सेल एंड फ्यूज़ विथ न्यूक्लियस द रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनेगा। ट्रिपल फ्यूज़न क्या होता है? जब यही मेल गैमीट जो होता है ये 2 फ्यूज़्ड पोलर न्यूक्लियाई से एक बार फिर ये क्या करता है? मतलब फ्यूज़ होता है, ठीक है? मेल गैमीट 2 फ्यूज़्ड पोलर न्यूक्लियाई, मतलब ये डिप्लॉइड था, इससे जब बना तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। ये प्लांट की स्टोरी है, थोड़ा बहुत बाउंस कर रहा होगा तो कोई बात नहीं, बट याद रखना। तो ये आपका पेन बनता है, ठीक है? The other male gamete move towards the two polar nuclei in the center and fuse with to produce the triploid, आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपका हैप्लॉइड था, ये आपका डिप्लॉइड था, तो ये जो पेन बना ये क्या है? आपका ट्रिप्लॉइड हो गया। ठीक है? ये बात याद रखिएगा। बस यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, बस मैं अभी ज़हन में आया तो मैं बता दे रहा हूँ, बट आप इसको एक बार गूगल पे वेरीफाई कर लीजिएगा। जो आपका जिम्नोस्पर्म होता है, ठीक है? ये आप क्लास पढ़े होंगे ना, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे जो पेन बनता है ये आपका शायद ट्रिप्लॉइड होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म का जो होता है ये शायद हैप्लॉइड होता है, ठीक है? तो हालाँकि इस पे इतना बिलीव मत करना, एक बार इसको वेरीफाई कर लेना, ठीक है? तो ख़ैर ज़हन में आया तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ये आपका ट्रिपल फ्यूज़न हो जाएगा। पॉलिनेशन तो एक अलग स्टोरी है, उसको भी हो सके तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है? यानी कि मेल गैमीट विद द पोलर न्यूक्लियर ऑफ एम्ब्रियो सैक, तो यानी कि पोलर यही तो था, 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो ये क्या बना आपका? ये आपका क्या था? ट्रिपल फ्यूज़न ही तो था, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ट्रिपल फ्यूज़न होगा। डबल फर्टिलाइज़ेशन अलग मतलब ओवरऑल तो डबल है, बट ये जो पर्टिकुलर इन्होंने पूछा, तो ये जो था ये आपका ट्रिपल फ्यूज़न था। ठीक है? और डबल फर्टिलाइज़ेशन जो होता है ये आपका एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बाकी यहाँ पे मैंने 2 बातें और लगाई हैं। कुछ साइंटिस्ट का हिस्टोरिकल इवेंट है, सिनगैमी जो आपने पढ़ा, इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट स्ट्रैसबर्गर हैं, जिन्होंने मोनोट्रोपा में डिस्कवर किया था। ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन वाज़ डिस्कवर्ड बाय नवास्टीन एंड ग्रिग्नार्ड इन लिलियम एंड फ्रिटलेरिया। ये एक प्लांट है जहाँ पे उन्होंने डिस्कवर किया था। इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है? फिर इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया यहाँ पे, और वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया F2 जनरेशन में जब मेंडल ने क्रॉस किया तो उनको जीनोटाइप और फिनोटाइप का क्या रेशियो मिला? तो आपको तो ये पता ही होगा, 9-3-3-1 का रेशियो मिला था। तो कितने फिनोटाइप आपको मिले? 1 फिनोटाइप ये मिला, 1 ये मिला, 1 ये मिला, 1 ये मिला, 4 ही तो फिनोटाइप मिले थे। तो यानी कि फिनोटाइप आपको 9 वाला ऑप्शन हटा दीजिए, 4 इन्होंने चालाक हैं, इनको पता है कि ऐसे ट्रेस कर ले जाओगे। तो 4 इन्होंने तीनों ऑप्शन में दे दिया था। बाकी अगर आप जब डिटेल में इसका क्रॉस देखते हैं, तो ये मैंने फिगर लगाया हुआ है। जब आप इसका क्रॉस करेंगे, तो ये इस तरीके से आपका जीनोटाइप का रेशियो मिलता है 1-2, 1-2, 4 इस तरीके से। तो ये आपका 9 टाइप का जीनोटाइप होता है। ये आपका RR, YY इस तरीके से होता है। तो जब आप क्रॉस कराओगे तो आपको मिल जाएगा। तो यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका जीनोटाइप 9 होगा, फिनोटाइप 4 होगा। राइट? फिर पूछा गया व्हिच वन ऑफ द प्लांट इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड टू द ओल्ड वर्ल्ड। अब तो ये भी देख लीजिए। बेसिकली होता क्या है आपको पता है, जो आप ब्रेड खाते हैं उसको बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं, जो कि आपका ब्रेड वगैरह बनाने के लिए होता है। प्राइमरी क्रॉप होता है, सेकेंडरी क्रॉप होता है। प्राइमरी क्रॉप क्या होता है? ऐसे क्रॉप जो डोमेस्टिकेटेड किए जा रहे हैं बहुत ही शुरुआत से। तो इसमें आपका व्हीट और राइस आता है, जिनको हम प्राइमरी क्रॉप बोलते हैं। मतलब प्राइमरी का तो सुने, मतलब ये बहुत सदियों से इनका कल्टीवेशन किया जा रहा है या इनको डोमेस्टिकेशन किया जा रहा है, इनको उपजाया जा रहा है, ठीक है? सेकेंडरी क्रॉप क्या होते हैं? जो कि प्राइमरी क्रॉप के वाइल्ड रिलेटिव ऑफ प्राइमरी क्रॉप होते हैं, जो कि प्राइमरी के बाद इनको किया गया। जब प्राइमरी क्रॉप नहीं हो रहे होते हैं, तब इनको करते हैं। जैसे राई और ओट आता है, ठीक है? बाकी ये बॉटनी वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ न्यू वर्ल्ड क्रॉप होते हैं और कुछ आपके ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप हैं, ठीक है? तो ओल्ड वर्ल्ड क्या है? जो आपका एशिया में है, यूरोप में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इनको हम ओल्ड वर्ल्ड बोलते हैं। बेसिकली आपका इसमें व्हीट, राइस, सोयाबीन, मैंगो भी आपका ओल्ड वर्ल्ड में आता है, शुगरकेन, टी, कॉफ़ी। तो यहीं से आप ट्रेस कर लीजिए, व्हीट, राइस, शुगरकेन है। पोटैटो जो है यानी कि पोटैटो और टोमेटो, ये आपका न्यू वर्ल्ड क्रॉप है। बाकी इसको याद करने का तो मैं बस इतना ही ट्रिक बता सकता हूँ कि आप जब क्रॉस कराते हैं, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड में, तो आपका पोमैटो बनता है ना, पोटैटो और टोमेटो से। तो यानी कि इसको क्रॉस करके मतलब नए तरीके से, आधुनिक तरीके से बनाया गया पोमैटो, तो उससे याद रख लीजिए कि ये आपका न्यू वर्ल्ड क्रॉप है। ठीक है? तो 2 एग्ज़ाम्पल तो मैंने आपको ऐसे लर्न करा दिए आपको,
ठीक है? और बाकी थोड़ा बहुत आप याद कर लीजिए। मेज़ इसमें आता है, जो शायद मेरे लिए भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि मेज़ को क्यों कह रहे हैं न्यू वर्ल्ड क्रॉप। बट ठीक है, मेरा कोई बॉटनी का बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं इतना ज़्यादा इस पे कोई कंक्लूसिवली नहीं कह सकता हूँ। बट ये कंटेंट बहुत शानदार है, इसको देख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है? ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। फिर आपसे पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉज्ड बाय द फंगस, से कौन सी डिजीज़ कॉज़ होती है? तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको ट्रेस करना पड़ेगा, जैसे क्राउन गॉल, ये आपको पता है ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, ठीक है? और ये सीएसआईआर का बहुत ही फेवरेट है और डीबीटी का बहुत फेवरेट है, ठीक है? तो ये आप 17 तारीख से पहले अगर आप इसको पढ़े हैं, तो इसको पूरा पोस्टमार्टम करके जाइएगा। 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा एग्रोबैक्टीरियम से। तो यहाँ पे सिट्रस वाला ये एग्ज़ाम्पल तो नहीं होगा। इसके अलावा सिट्रस कैंकर आपने पढ़ा होगा, ये आपका बैक्टीरिया से कॉज़ होता है, ठीक है? बेसिकली ये आपका ज़ैंथोमोनास स्पीशीज़ से होता है, देख लीजिएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो आपके 2 डिज़ीज़ बने, ये आपके सैंडल स्पाइक होता है, ये आपका माइकोप्लाज़्मा फैमिली से होता है, ठीक है? तो इसमें जो आपका डिज़ीज़ कॉज़ होता है, ये पाउडरी मिल्ड्यू होता है, इसको देख लीजिएगा, ये आपका फंगस से होता है। ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ऑक्यूपेशनल ज़ूनोटिक डिज़ीज़। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ज़ूनोटिक डिज़ीज़ क्या होते हैं? बेसिकली ज़ूनोटिक डिज़ीज़ जो होते हैं वो एनिमल टू एनिमल ट्रांसफ़र होते हैं, या एनिमल से किसमें ट्रांसफ़र होंगे? ह्यूमन में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है? तो ऑक्यूपेशनल ज़ूनोटिक डिज़ीज़ क्या होते हैं? ये वाले कंडीशन आते हैं। मतलब ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? आपका व्यवसाय, ठीक है? तो कुछ डिज़ीज़ जो होती हैं वो आपके व्यवसाय पे निर्भर करती हैं। मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आप किसान हैं, ठीक है? अगर आप किसान हैं तो आप गाय को रखेंगे, गाय को रखेंगे, ठीक है? अगर आप मछुआरे हैं तो मछली पालन करते हैं, ठीक है? अगर आप कुछ और हैं मीट के लिए, आप मान लीजिए मुर्गी वगैरह करते हैं, ठीक है? तो यानी कि आप इनके क्लोज़ कॉन्टैक्ट में हैं। अगर इनके में कोई डिज़ीज़ हुई तो हो सकता है कि आपको भी हो जाए। या अगर आप लैबोरेटरी में जाते हैं, अगर वहाँ पे लैब में कोई एनिमल्स हैं, मान लीजिए एनिमल हाउस में कोई एनिमल है, तो उनकी देख-रेख करने के लिए भी तो कोई इंसान चाहिए, जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में रिसर्च होता है। तो क्या है कि हो सकता है कि किसी एक एनिमल को डिज़ीज़ हुआ और उस व्यक्ति को डिज़ीज़ हो गया। हालाँकि उस व्यक्ति को डिज़ीज़ क्यों हुआ? क्योंकि उसका व्यवसाय ऐसा है कि उसको अपनी रोज़गार पाने के लिए उसको वही कार्य करना है। ठीक है? तो ऐसी डिज़ीज़ जो व्यवसाय के माध्यम से होती हैं, उनको ऑक्यूपेशनल ज़ूनोटिक डिज़ीज़ बोलते हैं। तो इसमें ये बहुत बड़ी लिस्ट है, इसको आप पढ़िएगा। बट इसमें जो आपको एक कॉमन सेंस लगाना था, जो कि मैंने इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको प्लेग बताया था। तो प्लेग जो होता है, ये आपका मैंने क्या बताया था? यर्सीनिया पेस्टिस से होता है। ठीक है? याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। रैट से रैट में ट्रांसफ़र हो रहा था। क्यों ट्रांसफ़र हो रहा था? वाया फ्लाई, मतलब मक्खी के माध्यम से, और हो सकता था कि ये ह्यूमन में भी जा रहा था। ठीक है? लेकिन क्या था कि जब ये रैट मर रहे थे, तब ये ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो रहा था, मतलब वो एनवायरनमेंट की वजह से। तो यहाँ पे कोई ऑक्यूपेशनल की बात नहीं थी कि ये कोई लैब में इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था या किसी और चीज़ से। तो यहाँ से आप इसको ट्रेस कर सकते थे, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसका प्लैग होगा। बाकी एंथ्रेक्स पढ़ लीजिएगा, ये सब आपके पोल्ट्री में डिज़ीज़ होते हैं, साल्मोनेलासिस होता है, ब्रूसिलोसिस होता है। राइट? तो इसको आप पढ़ के जाएँगे, तो यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन थी। ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे आईसीएमआर के मैंने सारे क्वेश्चन्स आपको मैंने सॉल्व करा दिए हैं 2019 के। बहुत सारी चीज़ें आपने समझी होंगी, सीखी होंगी। ठीक है? तो इस तरीके से कुछ और भी सेशन हम लेकर आएँगे, जहाँ पे पीवाईक्यूज़ होगा। एक बार मैं आपको वापस से रिपीट करा देता हूँ। पीवाईक्यूज़ होगा और इसके अलावा हम कुछ ट्रिक्स की भी बात करेंगे, ताकि आपके क्वेश्चन्स वहाँ पे सॉल्व हो सकें। ठीक है? बाकी आईसीएमआर 23 सितंबर है। और सीएसआईआर आपका 17 सितंबर है। बाकी इसके रिगार्डिंग क्या आपको अप्रोच रखना है, क्या आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या आपको मोटिवेशन रहना है, लास्ट मोमेंट पे आपको कैसे अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना है, इसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो मिल जाएगा। बट अभी जो इस हफ्ते आपको कार्य करना है, इस हफ्ते आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिवाइज़ करिए, ठीक है? जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, दिन-रात एक कर दीजिए, ठीक है? 2 बैक टू बैक एग्ज़ाम है, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो किसी न किसी में आपको एक बढ़िया रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।